यस। काफी इजी नहीं है CSIR का ये वाला चैप्टर, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? यस सर, मैंने ऑक्सीजन का पार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं किया है, तो वो कंप्लीट भी करना है मुझे। मेरा नोट्स प्रिपेयर्ड है, लेकिन वो हाँ, नोट्स रेडी है। हाँ, नोट्स हाँ, रेडी नोट्स है। रेडी रहना चाहिए। हम लोगों ने ये सारा पढ़ लिया था, काफी अच्छे से तैयार भी हो गया होगा ये वाला जेवलिन वाला यस चैप्टर। यस सर, जेवलिन अच्छे से तैयार हो गया। जेवलिन कुछ एनालिसिस रह गई है, वो तुम्हें बताना है। ये वाला साइकिल याद है ना पूरा? सर शो नहीं कर रहा है, कौन वाला बता रहे हैं? अभी शो कर रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ, और नेट का पता नहीं। हाँ सर, अभी। हाँ सर, ये तो याद ही है मुझे। जीऑक्सीडेज का रोल ये सारा हो गया था। जीऑक्सीडेज पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे हाँ, क्वेश्चन CSIR में भी मैं देख रहा था कि इन्होंने पूछा हुआ है। ये उस दिन मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने डबल क्वेश्चन करके इसको क्लियर कर दिया। हाँ सर, ये हाँ, याद है। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हाँ एक्सप्रेशन, क्योंकि अब तो छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो वो तो पूरा पूछेगा। एक ये देख रहा यस। था कि लाइट का क्या इफेक्ट होता है GA पे, राइट? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रह गया था इनहैंस, एक लाइन में कंक्लूजन है कि देयर इज इनहैंस GA बायोसिंथेसिस, है ना? ये डिस्कस थोड़ा सा हुआ था, याद होगा तो, यस। है ना? रेट ऑफ एलोंगेशन इज वेरी हाई इन डार्क, लाइट में ऐसा है, थोड़ा सा हुआ है। एंड GA लेवल डार्क में इतना है, एंड कंटिन्यूअस लाइट दिया तो काफी ज्यादा है। इनहैंस GA बायोसिंथेसिस। आप रिसर्च भी करोगे तो ऐसे ही पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, एंड देन यू विल गो इनटू द डेप्थ, क्या है ना, कैसे चलता है। तो इनिशियली आप देख सकते हो कि इसका कंक्लूजन कभी कभी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज हैपनिंग विद इन 4 आवर्स, विद इन 4 आवर्स देयर इज ए शार्प डिक्लाइन इन द GA, सो हियर इज द डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन का रीजन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, क्या लाइट है? द आंसर इज नो, है ना? यहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्टली 4 आवर्स में होता है, देयर इज एन इनहैंस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ GA2 ऑक्सीडेज, दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी हाई लेवल ऑफ ब्रेकडाउन। यस। इतना क्लियर है? क्योंकि अगर लाइट में डिग्रेड होना होता तो फिर यहाँ भी नहीं होता। तो दिस इज फॉर पार्ट C। पार्ट C के लिए बेस्ट पार्ट है कि ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा सकते हैं कि 4 आवर्स में तो रियली में डिग्रेड हो रहा है, तो मे भी लाइट हो सकता है रीजन, है ना? लाइट नहीं है, लाइट होता तो यहाँ भी नहीं होता है, फिर ये भी नहीं होता। टाइम ड्यूरेशन है। नहीं, टाइम ड्यूरेशन नहीं है। 4 आवर्स में जो एक्सपोज किया लाइट को, तो इनहैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि GA सिंथेसिस होगी, क्योंकि ये तो यही कर रहा है, ये तो यही कह रहा है ना। इसके कंक्लूजन में अगर जाओगे कि लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन GA, देयर इज एनहांस GA बायोसिंथेसिस, करेक्ट? लेकिन हो क्या रहा है, विद इन 4 आवर्स डार्क टू 4 आवर्स लाइट, डार्क भी दिया और लाइट भी दिया 4 घंटे, तो 4 घंटे में उल्टा हो गया, फिर इनहैंस GA2 ऑक्सीडेज ट्रांसक्रिप्शन, जिसने पूरे जो भी जिबलिन थी उसको डिग्रेड कर दिया, राइट? अभी क्या हुआ, 24 आवर्स लाइट दिया, ठीक है, फिर ज्यादा लाइट दे दिया, 120 आवर्स की लाइट दे दिया, देयर इज ए वेरी शार्प राइज। वी कैन आस्क यू कि व्हाट इज द रीजन व्हाई देयर इज ए हाई राइज। अगर लाइट की वजह से डिग्रेड हो रहा है तो यहाँ पे क्या डिग्रेड हुआ? तो यहाँ पे डिग्रेडेशन का रीजन ये था कि ये ज्यादा एक्सप्रेस हुआ, GA2 ऑक्सीडेज, GA2 ऑक्सीडेज ज्यादा एक्सप्रेस हुआ, राइट?
तो Ga2 ज्यादा एक्सप्रेस हुआ तो ये डिग्रेड हुआ, लेकिन ये साइलेंट हो गया आफ्टर 120 आवर्स ऑफ लाइट, है ना, या कंटिन्यूस लाइट दिया तो ये इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गया। तो विल स्टडी इसका क्या इफेक्ट है एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको बताया भी था Ga2 ऑक्सीडेज, Ga3 ऑक्सीडेज, है ना, ये है रूट्स में है light induce increase in the transcription of Ga3 oxidase which convert Ga20 to Ga। तो लाइट का एक इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि वो जो राइज हुआ था ये लेवल कंटिन्यूस लाइट में, तो व्हाई दिस वाज इंक्रीजिंग, व्हाई देयर इज एनहांस Ga सिंथेसिस। तो इनहैंस Ga सिंथेसिस का रीजन क्या था कि इनहैंस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ Ga3 ऑक्सीडेज। ठीक, इनहैंस, ये समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? यस सर, समझ में आया ये बात। थोड़ी समझ में आई? यस सर, समझ में आया। ये पूरा समझ सर में यहाँ गाड़ी कि 4 घंटे की लाइट में क्या हुआ, हम्म, 4 घंटे की लाइट में Ga2 ऑक्सीडेज इनहैंस हुआ, लेकिन 120 आवर्स की लाइट में दिस इज फॉर 120 आवर्स लाइट, so there is a light induced mRNA synthesis of बोलो। सॉरी सर, मेरा एक कॉल आ गया था। सर आप क्या पूछ रहे थे अभी? जस्ट होल्ड ऑन। एक तो ये समझ में आ गया कि लाइट काफी ज्यादा एक्सपोज करते हो, देयर इज एनहांस सिंथेसिस ऑफ Ga3 ऑक्सीडेज, यस सर। राइट? यस सर। इतना क्लियर हो गया? So that's why there is a enhanced synthesis of Ga, because why Ga3 ox required? Why Ga3 ox required? Because this is going to convert Ga20 to G। ये होगा। इतना क्लियर हो गया? Ga20 G कौन कन्वर्ट करता है? Ga3 ऑक्सीडेज। यस। तो दैट्स वाई ये इफेक्ट आएगा 120 आवर्स के लाइट में। अगर 4 आवर्स के लाइट में देखोगे तो Ga2 ऑक्स विल बी हाई, विच डिग्रेड Ga, है ना, Ga3 को डिग्रेड कर देगा Ga8 में, राइट? ओके, सो Galdehyde, आपको याद होगा Galdehyde कहाँ याद पढ़ा था हम लोगों ने? Galdehyde कन्वर्ट होता है Ga में, राइट, बायोसिंथेसिस में। ओके, याद है ना? ड्यूरिंग द Ga biosynthesis there was a intermediate step, formation of Gaaldehyde। Gaaldehyde going to be converted into the Ga, ठीक है? So if you want to stop this synthesis, then what are the inhibitors? Inhibitors is AMO 1618 and BX 112, all right? They both prevent internode elongation, internode elongation, this is called as a bolt, ठीक है? सो AMO यहाँ पे अगर डाल देते हो 1618, they are going to block this Ga synthesis, Ga synthesis, right? मतलब ये एल्डिहाइड वाला पोर्शन नहीं आएगा? पढ़ा था, मुझे याद है, तो फिर करता वो हूँ, तुम बोल रही। यस सर। Galdehyde ये देखो,
GA12 एंटर कुराने सीधे कन्वर्ट हो रहा है GA12 एल्डिहाइड में, फिर GA12 बना, फिर Yes, sir. GA53, GA44, GA19, यही तो मैं पूछा था। तुम्हें ये Yes, क्लियर sir. है कि नहीं? GA20 बना, फिर GA8 बना, GA1 से GA8 बना। जब GA2 ऑक्सीडेज आया तो GA2 ऑक्सीडेज डिग्रेडेड दिस GA1 to GA8. Yes, sir. Okay, ना? GA2 ऑक्सीडेज, Inactive form है. हाँ, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, डिग्रेडेड फॉर्म, दिस इज एक्टिव फॉर्म GA1, Yes, sir. है ना? तो Yes. अब यही कह रहा है कि अगर मान लो हमने AMO 16-18 डाल दिया इनहिबिटर, तो कौन सा स्टेप ब्लॉक होगा? तो GA12 एल्डिहाइड टू GA12 वाला ये स्टेप ब्लॉक हो जाएगा। Yes. ठीक है ना, ये स्टेप ब्लॉक हो GA12 जाएगा। aldehyde to GA12. ये हाँ, ये स्टेप ब्लॉक हो जाएगा। ये डालेंगे अगर इनहिबिटर Yes, sir. AMO 16-18, ठीक है ना, दिस इज ए ब्लॉकर। तो ये अगर आप छिड़काव करते हो तो जो सिंथेसिस का बीच वाला स्टेप है, दे आर गोइंग टू ब्लॉक इंटरनोड एलोंगेशन, दिस इज कॉल्ड एज ए बोटिंग, है ना? तो AMO 168 is a causing bolting, ठीक है ना? Yes, yes. बिल्कुल. डेटा के साथ ही बात कर रहा हूँ। ये है GA20 को कन्वर्ट कर रहा है GA1 में, हाइड्रोक्सिलेज, ये वाला पार्ट डिस्कस किया था हम लोगों ने। Yes, sir. GA20 to GA1 by GA3 ऑक्सीडेज हाइड्रोक्सिल। इसीलिए कहते हैं ना कि देखो, एक तो टीचर पढ़ाता है, दूसरा ये होता है कि खुद से कितना पॉलिश करते हो, है ना? क्या ये सही है? GA ऑक्सीडेज प्रिवेंट जिबलिन डिग्रेडेशन या प्रमोट जिबलिन डिग्रेडेशन? तो अगर GA जीन म्यूटेट हो गया, है ना, Yes. GA ऑक्सीडेज वाली जीन अगर म्यूटेट हो गई तो फिर प्रॉब्लम होगी रेगुलेशन में। हाँ. इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, एप्लीकेशन ऑफ जिबलिन कॉजेज डाउन रेगुलेशन ऑफ बायोसिंथेटिक GA20 ऑक्स GA3 ऑक्स and elevation of transcription of degraded gene GA2 ox. So both is correct. Yes, sir. Mutant in the GA2 oxidase gene enhance क्या होगा? GA2 ऑक्सीडेज जीन अगर रह गया तो वो GA8 में कन्वर्ट हो जाएगा. Mutation in GA2 oxidase prevent GA from being degraded is functionally equivalent to applying exogenous gibberellin to plant. Yes. ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? अगर बाहर से डालते हो जिबरलिन, राइट, या GA2 ऑक्सीडेज का म्यूटेंट बनाते हो, एक ही बात है। बाहर से डाला तो एक्सेस हो गया, राइट, बायोसिंथेसिस बंद हो जाएगा. हाँ, दिस इज ए प्लांट। ऑक्सीडेज डालने से भी बायोसिंथेसिस बंद हो जाता है. हाँ, बाहर से हमने GA स्प्रे कर दिया, ठीक है, तो एक्सेस GA हो गया. Yes. एक्सेस GA हो गया. एक्सेस GA रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ GA2 ऑक्सीडेज. ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो अच्छे से सर, अगर एक्सेस GA हो गया, मतलब बाहर से अगर GA डालते हैं तो उससे तो GA बायोसिंथेसिस बंद हो जाएगी. नहीं, GA यहाँ GA का एक लेवल रहा होगा. हाँ, क्योंकि इसमें तो कोई छेड़छाड़ किया नहीं ना, और बाहर से भी डाल दिया. तो पूछ रहे हैं क्या इफेक्ट होगा? तो इफेक्ट ये होगा कि जो एक कह लो हाई कंसंट्रेशन होने पे, है ना, वो कंट्रोल करता है कि हाई कंसंट्रेशन ना बने बॉडी में, है ना, तो वो तुरंत GA2 ऑक्सीडेज को इनहैंस कर देता है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये इनहैंस प्रोडक्शन होगा तो हाई कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा लो कंसंट्रेशन में बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन. राइट. अभी क्या किया आपने? पहले हाई कर दिया,
हाँ हाई कर दिया, ठीक है ना। यस हाई सर होने पे डिग्रेडेशन होना चाहिए, यस राइट। सर यस सर डिग्रेडेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यस सर इसने क्या किया, एक कंडीशन डाली, म्यूटेंट करा दिया Ga2 ऑक्सीडेज। हम्म तो अब क्या हुआ, जीए सिंथेसिस अनकंट्रोल्ड हो गई, हाँ अभी वो लो रेगुलेशन नहीं होगा हाई हो गई, ठीक है ना। क्योंकि अब ये यस रेगुलेशन बंद कर दिया, Ga2 ऑक्सीडेज डिग्रेडेशन बंद कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा ही ऑब्जर्वेशन तब आया जब हमने जीए तो थोड़ा बहुत अंदर से बना होगा, बाहर से एप्लीकेशन दे दिया, बाहर से जीए डाल दिया, तब भी देखा कि देयर इज ए रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ Ga2 ऑक्सीडेज। म्यूटेशन का और इसका एक ही रिजल्ट आया हाँ, एक ही रिजल्ट है, ठीक है ना, जीए सिंथेसिस हाई। तो इसकी जरूरत ही नहीं है, अपना पूरी जगह जा रहा है, रूट में भी जा रहा है, नोड में भी जा रहा है, साइड में भी जा रहा है ना, ऊपर भी जा रहा है, तो काफी तेजी से ये लेंथ को बढ़ाएगा। तो अगर साइड की ब्रांचिंग को रोकनी है तो एक इनहिबिटर डाल सकते हैं, एमओ 68 16 इतना क्लियर हो गया। यस सर सर इसका मतलब ये हुआ कि सर Ga2 ऑक्सीडेज जीन का अगर म्यूटेशन होता है या फिर बाहर से डाला जाता है बोथ में ही फेनोटाइप सेम हाँ आएगा हाँ, रिजल्ट सेम आएगा, यस रिजल्ट सेम आएगा। ओके नेक्स्ट चलेगा, mutation that lowers the level of active jubilin such as Ga in the plant stimulate the transcription of biosynthetic gene and down regulate वही चीज है जो हमने बताई, राइट। यस सर तो एक यहाँ भी ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन यू कैन ऑब्जर्व डाउन रेगुलेशन ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि द सेम इफेक्ट यू कैन ऑब्जर्व अगर मान लो कोई म्यूटेशन ऐसा करा दे जिसमें कि जिबलिन सिंथेसिस कम हो जाए, तो वो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आप जीए सिंथेसिस को डाउन करते हो तो कुछ तो हाई होगा। तो बायो से अब चूंकि जीए लो है तो अब नेचर क्या चाहेगी कि जीए हाई हो जाए, इसके लिए राइट। वो हाँ इसके लिए वो बायोसिंथेसिस को हाई रेगुलेट करेगा बायोसिंथेटिक जीन को हाई हम्म, करेगी, शुड बी हाई, क्योंकि ठीक है। Ga20 ऑक्सीडेज एंड Ga3 ऑक्सीडेज हाँ, क्योंकि अब ये अगर हाई हो जाएगा तो फिर सारे डिग्रेड हो गए मध्य, दैट शुड बी लो, ठीक है ना। तो ऐसा सेम चीज ऑब्जर्व हुआ ड्वार्फ प्लांट में which was having the two mutation LS gene यानी CPP synthase and दूसरा डिफेक्टिव GA एल्डिहाइड सिंथेस, है ना। ये यहाँ पे क्या था कि डिफेक्टिव जो बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर पाथवे था, है ना, एल्डिहाइड तो बनता है, तो GA Ga-aldehyde एल्डिहाइड, नहीं बन रहा था हाँ GA एल्डिहाइड बन ही नहीं रहा यहाँ पे, GA एल्डिहाइड नहीं बना तो GA नहीं बना, ठीक है। GA नहीं बना तो प्रॉब्लम हो गई, तो वो स्टेप तो चलो एक अलग स्टेप हो गई, बट ये ऑक्सीडेज 20 ऑक्सीडेज और 3 ऑक्सीडेज को इनहेंस देखा गया उसमें, ऐसे म्यूटेंट्स में वो कोशिश कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा बने ना, 20 ऑक्सीडेज और 3 ऑक्सीडेज। ये आप देख लो दोनों यहाँ पे काफी हाई है, रूट में जबकि सिर्फ अकेला Ga3 ऑक्सीडेज। दिस इज द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग ऑफ
सर लेकिन ये जो एलएस का दिखा रहा है कैपिटल एलएस, ये म्यूटेंट टाइप है राइट, और ये नहीं, वाइल्ड है। स्मॉल एल एस जो लिखा है वो म्यूटेंट है, ओके ओके, हाँ तब ये सही है। कैपिटल एल एस जो है वाइल्ड है, वाइल्ड टाइप, हाँ हाँ यहाँ लिखा भी है। तो ये म्यूटेंट है ना। यस सर, इसी कारण जब वो म्यूटेंट जीन का वो है तो इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा दिखा रहा है, बैंड जो है GA3 oxidase and GA20 oxidase, just to high regulate the GA। हेलो सर। हाँ बेटा, ये क्लियर हो गया ना। हाँ सर। देखो एक एक चीज हमने कितने है ना ढंग से अभी क्लियर हो गया सारी हाँ चीजें सर। कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग, राइट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ एमओ 1680, ठीक है। एमओ 1618, GA20 डाला गया तो कौन सा ग्राफ आया, रेड वाला आया, और GA1 आया तो ये ग्रीन वाला आया। यानी इसका क्या कंक्लूजन है कि एग्जैक्टली दिस स्टेप पे काम कर रहे हैं। GA20 को GA1 में ये कन्वर्ट करता है। जब ब्लू वाला दिखा दिया तो ये सारा डिस्टर्ब हो गया, है ना। और जब ये डाल दिया, क्योंकि यही पाथवे था, अब इसको डाल दिया इसके साथ तो इनहिबिटर का इफेक्ट खत्म हो गया। सर ऐसा क्यों इनहिबिटर के साथ, अच्छा वो डाला गया तब। ये इनहिबिटर है ना, यस, ये ये ऑक्सीडेज डाला गया इसीलिए। हाँ, ये इनहिबिटर डाला तो सारा ही खत्म हो गया, स्टेम लेंथ खत्म हो गई आपकी, ठीक है। तो स्टेम लेंथ तब बढ़ी जब GA20 डाल दिया, क्योंकि ये तो इसी की स्टेप के बीच के स्टेप को गड़बड़ कर रहा था ना। GA20 टू GA1 ये दोनों डाल के अलग अलग देखा गया तो ये रिस्टोर हो गया लेंथ, और इनहिबिटर डाला तो डाउन हो गया। That's why it proves that GA20 and GA1 का जो प्रोसीजर मतलब स्टेप्स है वो ये ब्लॉक कर रहा है। हाँ, ये कंक्लूजन है। ग्राफ आएगा एग्जाम में तो यू कैन कंक्लूड कि इस ग्राफ की मीनिंग क्या है। नाउ यू एग्जैक्टली कैन इलेबोरेट कि MO 1618 block GA synthesis in the cyclization step does not inhibit growth in the presence of either GA20 or GA1. Okay, this is BX112 is block the conversion GA20 to GA1, inhibit growth even in presence of GA20. तो ये देखो यहाँ पे इसका बिल्कुल कोई असर नहीं किया, मतलब इनहैंस नहीं हुआ स्टेम लेंथ, राइट। ये GA1 के देने पे हुआ, यानी दिस स्टेप इज डिफरेंट। GA1 के आगे वाला स्टेप को ये कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। विच ब्लॉक एग्जैक्टली ये कन्वर्जन ऑफ GA20 टू GA1 ये कर रहा है BX112। In contrast, BX112 will block the conversion of GA20 to GA1, inhibit growth even in presence of GA20, क्योंकि GA1 की सिंथेसिस चाहिए जिबलिन के लिए, तब स्टेम, हाँ इसलिए जिबलिन नहीं रहेगा तो स्टेम लेंथ खत्म हो गई। यहाँ पे क्या था कि GA20 देने पे भी हो रहा था, तो यानी साइक्लाइजेशन स्टेप को ये ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि इसका पहले वाला स्टेप को इसे ब्लॉक किया जा रहा था। हाँ पहले GA20 के पहले, हाँ GA20 के पहले, ठीक है ना। GA20 के पहले वाले स्टेप को ब्लॉक कर रहा है ना, बीच में नहीं ब्लॉक कर रहा है, कन्वर्जन को नहीं ब्लॉक कर। कन्वर्जन को देखो इस ग्राफ से कितना अच्छा क्लियर हो गया ना, BX112 है ना। कभी कभी का बात है, ये दूसरे सीक्वेंस में काम कर रहा है इसीलिए उसके बाद वाला देने से चलेगा, उसके पहले। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, टेक्स्ट में हम ढेर सारा पढ़ लेते हैं तो हमें भूल जाता है ना। लेकिन अब ये चीज आपको भूलेगी नहीं कभी, ये कभी भूलेगी नहीं। क्यों नहीं भूलेगी? क्योंकि हम पिक्चराइजेशन कर रहे हैं चीज का। तो पिक्चराइजेशन भी कर रहे हैं और वहां से एनालाइज भी कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन, बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। इसीलिए CSIR में आजकल टेक्स्ट नहीं पूछ रहे हैं, सीधे ग्राफ देते हैं, देन उसका रीजन पूछते हैं कि क्या इसकी मीनिंग क्या है। तो अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो देन यू विल कैच अप कि यार इसकी ये मीनिंग पढ़ी थी, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज BX112 का रोल है ब्लॉकिंग कन्वर्जन ऑफ GA20 टू GA1, एग्जैक्टली यहाँ पे इनहिबिट करता है।
and this is going to inhibit MO 1680 ब्लॉक साइक्लाइजेशन। इसको नोट कर लो। साइक्लाइजेशन प्रोसीड्यूर हाँ, को क्योंकि ये लाइन अगर नोट कर लोगे ना जिंदगी भर भूलेगा नहीं, नोट्स में अगर रहेगा तो। once you revise you will get everything। अब ये देखो, ये भी एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है। दिस इज द GA लेवल कंट्रोल। डिकैपिटेटेड माने स्टेम को रिमूव कर दिया गया, और डिकैपिटेटेड प्लस IA तो रिस्टोर हो गया GA लेवल। तो पूछ रहा है कि GA ऑक्सीजन का क्या रोल है इसमें, क्यों बढ़ जा रही है GA लेवल, है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। यस डिकैपिटेशन रिड्यूसेस द GA लेवल, क्योंकि स्टेम में ही होता है, मेरे स्टेम में, तो वहां पे हटाते ही खत्म। और फिर ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन ने क्या किया, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को इनहैंस कर दिया, यानी उसको रीस्टोर कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको आइडिया है कि नहीं, ठीक है ना। एक लड़की पूछती है, वो जो उस दिन आई नहीं थी, मैंने ऐसे पूछा क्लास करोगी, तो कहती है सर आप तो अकेले ही पढ़ाते हो। मैंने कहा क्या हुआ आपके साथ और टीचर नहीं पढ़ाते? हमने कहा नहीं। कोर्स कैसे खत्म होता है? हमने कहा मैं ही कोर्स खत्म करता हूँ। 1 वीक हमारा चलता है यूनिट। खुद को भी तो करना पड़ता है ना सर। हाँ, सारा टीचर ही पढ़ाते, 10 टीचर लगा दूं, और खुद 4 साल से कोशिश कर रही हैं। 2018 की पास आउट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। 18 क्या 17 की पास आउट है, और आज तक अभी तो 22 हो गया, निकला नहीं। मैंने कहा क्लास कर लो, तो कहती आज मैं बहुत थक गई हूँ तो थक तो तुम रोज जाओगी, कल की क्या गारंटी है ना। ये सर, कल की क्या गारंटी। तो मैंने बीच में बंद कर दिया था प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम भी चल रहा था और टाइम टेबल भी एकदम मैच नहीं हो पा रहा था, नहीं तो मेरा निकल जाता सर। क्योंकि पहले भी मैंने दिया था आपका जो एग्जाम वगैरह दे रही थी, पूरा क्लासेस कर रही थी, लेकिन बीच में पूरा बंद कर दिया प्रिपरेशन। देखो अभी तुम कंटिन्यूअस हो ना, मेंटेन किया है, अभी तुम्हें मजा भी आएगा, इजी भी लगेगा। टीचर के साथ ना जब कोई होता है आपके साथ में प्रिपरेशन करने वाला, आपको शाबाशी देने वाला, है ना, आपकी गलतियां रेक्टिफाई करने वाला, तो फिर आपका मन भी लगा रहता है। मैं तो चाहता हूँ हर बच्चे, कोई ऐसे बच्चे रहे, ग्रुप रहे ढेर सारा, अब न जाने कब सपना पूरा होगा कि दिन भर मुझे डिस्टर्ब करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पूछें ये क्वेश्चन क्या, मैं भी उसी बहाने पढ़ूंगा, मुझे नॉलेज जितनी है उसके आगे पढ़ूंगा, उससे मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो एंड को रहने वाला बायोसिंथेसिस पूरा। हाँ बोलो सर। मैं बता रही थी कि क्या आप कुछ रिव्यू वर्क में काम कर रहे हैं? जैसे कि मैंने एक रिव्यू वर्क का काम किया था, मेरे वो प्रोफेसर थे SM, तो आप SM भट्ट और वो SM दत्ता है, मतलब वो मैम है शालिनी मैम करके, तो उन्होंने मुझे दिया था, तो मैंने उसके ऊपर भी काम किया था। नहीं अभी बिल्कुल इसी पे फोकस करो आप। ओके सर। क्योंकि वो बहुत एनर्जी खींचता है, हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, ध्यान रखना, अगर वो उसमें चली गई ना, अभी देखो तुम्हारा उस लेवल में नहीं, वंस यू क्वालिफाइड द JRF एवरीथिंग यू कैन मैनेज, क्योंकि तुम्हारा मोटिवेशन हाई होगा, जेब में पैसे होंगे, है ना, तो अच्छा लैपटॉप खरीद लोगे, सारा चीज में जो बोलूंगा वो करोगे, टाइम रहेगा, कोई दिमाग, एक्चुअल में दिमाग क्या है ना, दिमाग तुम्हें फ्यूचर के लिए तैयार करता है, इसके लिए वो तुम्हें ना परेशान करता है, तुम ये कर लो वो कर लो, फिर तुम नई चीज शुरू कर दोगे, फिर 4 दिन में ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो करंट है ऑब्जेक्टिव वो मैच नहीं करेगा। Right. So this is called a frustration. When there is a gap between ambition and work done, when there is a huge gap, there is a huge frustration. अब जो लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सुसाइड तक करने को सोचते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके एम्बिशन में और उनके जो काम की जो एक्सपेक्टेशन है, जो स्पीड है, उसमें काफी गैप आ जाता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मैं एनालाइज कर रहा था, उसको सारी इंडस्ट्री ने ब्लॉक कर दिया था, सलमान खान ने स्पेशली इसको ब्लॉक कर दिया था कि काम नहीं मिलेगा इसको, जो काम देगा उसके साथ कोई काम नहीं करेगा, तो ये गुटबाजी चल रही थी, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कलाकार था। तो अपने को इवेलुएट करता है ना बंदा कि मैं तो यार अच्छा हूँ, मुझे काम ही नहीं मिल रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको फ्रस्ट्रेशन निकल नहीं पाया, मतलब उसको कोई रास्ता नहीं सूझा, वो
अगर उसकी जगह कोई क्रिएटिव बच्चा होता तो वो क्या करता, वो सीधे सीधे मिलता, भाई तुम जहाँ के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, तुम वहां के चीफ मिनिस्टर से मिलो, अपना एकेडमिक खोलो, है ना, लाखों बच्चों को yes, ट्रेन करो, इंडस्ट्रियलिस्ट को ले आओ प्लेटफॉर्म पे, उनसे मूवीज बनवाओ, आप उसके हीरो बनो। yes, अभी सुशांत सिंह के मरने के बाद क्या हुआ, सारी बॉलीवुड बैठ गई, खत्म ही हो गया, उसका पूरा एक्सपोज हो गया, क्योंकि पब्लिक उसके साथ अटैच हो गई, हाँ, और जितने हीरोपंती थी सबकी दादागिरी वो खत्म हो गई, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान, जितने खान ब्रदर्स थे खत्म ही हो गया। ये तो भाई एंटी इंडियन है, एंटी टैलेंटेड है ना। yes, sir. तो टैलेंट जो होता है ना, टैलेंट मुर्गी के अंडे की तरह होता है, उसको अगर मुर्गी उसको इनक्यूबेट नहीं करेगी तो वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आजकल के बच्चे ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ओवर एम्बिशन है, फ्रस्ट्रेशन का मतलब ओवर एम्बिशन है। वो चाहते हैं कि 4 टीचर पढ़ाए, हमारा जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे तुम ट्रेन में थोड़ी बैठ रहे हो भाई, यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू एनालाइज। अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, एक प्लांट है मैंने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, yes, दूसरा प्लांट है मैंने हीट ट्रीटमेंट दिया, तो सबसे ज्यादा जीए, एक्टिव जीए किस में बनेगा बताओ, इसमें बनेगा या इसमें बनेगा? okay, so I think क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है कि एंड एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हाई लेवल जब कोल्ड हाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है, हाँ तो एंड एसिड अगर रहेगा तो सर वो स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाएगा एंड बनने का। हाँ, हीट ट्रीटमेंट करोगे तो डिग्रेडेशन हाई, हाँ, डिग्रेडेशन जीए का क्योंकि वो हाई हो गया, यानी एनफोर्समेंट जीए एसिड ही 9 बनेगा। बनेगा। हाँ, यस, G8 जो है, सॉरी G1 कन्वर्ट हो जाएगा ये G9, वन कन्वर्ट डिग्रेडेशन हो जाएगा स्टार्ट होगी। 9। कोल्ड यस, ट्रीटमेंट में जीए लेवल इज हाई। इसीलिए ठीक है। कोल्ड ट्रीटमेंट ही काम करेगा हाँ, क्लिनिकल तो पैटर्न। अगर मान लो कभी कभी एग्जाम में आपको दे सकता है G1 हो ही ना, दूसरा ऑप्शन दे दे। आज हमारे घर में चूहे बहुत कूद रहे हैं, हमारे घर में नहीं एग्जैक्टली, हमारे बगल में एक दरवाजा है जालीदार हवा आने के लिए, उधर दरवाजे पे खड़े हैं कि खोलो दरवाजा, तुम्हारे घर में सर आऊंगा। अब बताइए सर, मेरा तो 2 प्रिंटर खराब कर दिया काट के। सर एचपी का था 415, हम्म, 13,000 का आया हुआ था, तो वो खराब हाँ किया। फिर मैंने एक 3,000 का लिया था, वो भी खराब कर दिया सेकंड हैंड, तो वो हाँ, तो भी खराब ट्रैपर कर नहीं दिया। रखते हो? माउस ट्रैपर सबसे बेस्ट होता है, जो लकड़ी तो के नहीं सर मिलते हैं, तो माउस चैपर ट्रैपर। में चैपर का खाना खा के चला गया। मैंने सही से लो ना, हमारा तो जैसे क्या वो मैंने देखा एक दिन 4-5 जो है चूहे हम्म, घुस गए, आतंक मचा दिया है उन्होंने पूरा, मैं जहां सोता तो मेरे ऊपर आके उछलते थे, इतने दुष्ट। ठीक है, तब मैं समझ गया इनको क्या करना है, फिर मैं अगले दिन ले आया ट्रैपर, उसमें मतलब खाना फंसा दिया और सारे घुस गए एक साथ खाना खाने। तो सर यहाँ पे अभी अभी जो है यहाँ पास में गोडाउन लगा हुआ है, तो बड़ा चूहा भी आता है, हाँ, वो वो दाने बहुत जहाँ वगैरह खतरनाक होते हैं ना, होते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए आते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअल में गेहूं का खेत था बगल में हमारे घर के, जहाँ मैं हाँ, रहता हूँ किराए पे, तो गेहूं गेहूं कट गया, तो जब गेहूं का खेत था तब तक तो उसमें थे सब, और जब वो कट गया तो इधर चले आए क्योंकि उनको खाना चाहिए। हम देखो इसमें में रीजन दे रहा है कि कोल्ड ट्रीटमेंट अगर दें तो एक्चुअल में सिंथेसिस ज्यादा होती है इसकी, एक सेकेंड होल्ड करना। तो ये एक्चुअल में एक हाइड्रोक्सिलेज होता है सूट ट्रिप में, वो हमेशा होता है, क्योंकि प्रिपेयर्ड फॉर्म में कभी भी जीए होती ही नहीं है, राइट। जब नहीं, आप कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो दिस इज प्रेजेंट इन द सूट टिप एंड कुरानिक एसिड हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिलेज। तो ये फिर हाई होती है एंड दैट्स व्हाई द कन्वर्जन इज मोर, ये सर, ठीक है ना। तो फ्लावरिंग रिस्पॉन्स है ये, फ्लावरिंग विल बी मोर, इन द फ्लावरिंग केस ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट। response more, cold treated plants, ठीक है ना। कोल्ड ये सर, इंड्यूस कोल्ड ट्रीटेड प्लांट में फ्लावरिंग विल बी हाई।
मतलब अगर फ्लावर का बिजनेस करना है तो बेस्ट फ्लावर आएंगे आपको ठंड में, ठंड में। हाँ सर। ठीक है ना। सो ऑक्सिन प्रमोट्स जिबरेलिन बायोसिंथेसिस। ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ ऑक्सिन प्रमोट जिबरेलिन बायोसिंथेसिस, विच आरएनए इज गोइंग टू बी वेरी हाई। तो डी कैप दिया तो जिबरेलिन सिंथेसिस गायब हो गई यहाँ से। हाँ? और आई ए दिया तो ये देखा गया कि GA3 ऑक्स mRNA was high and GA3 ऑक्स is required for conversion of GA20 to GA1। यहाँ पे चाहिए, देखो प्रॉपर एनालिसिस चाहिए होती है चीजों की, है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो अब क्वेश्चन वो तो पूछेगा नहीं कि यार बताओ जिबलिन से क्या होता है, बोल्टिंग कैसे होती है, ये क्वेश्चन नहीं आने सीएसआर में। सीएसआर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे रेगुलेशन में कि चलो डिकैपिटेशन कर दीजिए, आई दे दिया तो क्या चार ऑप्शन है, मान लो ये ना दिया तो चार ऑप्शन पूछ देगा भाई क्या होगा, है ना। GA3 ऑक्स विल बी हाई, GA2 ऑक्स विल बी हाई, है ना, कन्वर्जन विल बी स्टॉप, तो ऐसा है नहीं ना, कन्वर्जन स्टॉप नहीं होगा, कन्वर्जन तो हाई होगा क्योंकि GA3 ऑक्स विल बी हाई। लेकिन सर उसके नीचे वाला जो लिखा हुआ था जरा एक्सप्लेन कीजिए, जहाँ शायद शायद GA2 ऑक्स का लिखा। हाँ GA2 ऑक्स डिक्रीज हो गया ना, हाँ डिकैपिटेशन में क्या हुआ कि G2 ऑक्स हाई हो गया, यहाँ पे लो हो गया, यहाँ पे बिल्कुल लो है इंटैक्ट। जहाँ जिबलिन हाई था तो ये 2 ऑक्स लो था, डिकैपिटेटेड किया तो ये हाई हो गया 2 ऑक्स, फिर डिकैपिटेटेड प्लस आई दिस इज लो। यस सर। तो वहाँ लिखा भी हुआ है कौन से स्टेप में वो काम करता था। हाँ ठीक है, GA22 GA29 एंड GA1 to GA8। मेन तो हमें ये याद रखना है GA1 to GA8, यानी बने बनाए काम को बिगाड़ने को कहते हैं नारद मुनि। नारद मुनि की कथा सुनी है, वो कहीं भी काम बन रहा होता था, किसी की शादी हो रही हो, किसी का कुछ भी शुभ काम हो रहा हो, जाके खराब कर देते थे। तो ये GA2 ऑक्स इज इक्वल टू नारद मुनि, सारा काम खराब कर देते। ऐसे होते हैं जिंदगी में कई लोग, आपका। हाँ सर होता है। बिल्किस कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में मैं थी 3 दिन से, अभी कल मैं ज्वाइन करूंगी। चलो टीम रहती है ना, जैसे अब टीम है हमारी, बिल्किस आती है, तुम आती हो, एक दो बच्चे और आ जाते हैं, तो 4-5 बच्चे हो जाते हैं। बस मुझे क्या चाहिए, मैं तो ज्यादा पेनफुल फीस भी नहीं है मेरी। फीस भी इसलिए लेता हूँ कि भाई सीरियस रहें। अब मैंने पिछले साल क्या किया था, मैंने फ्री कर दिया था एक महीने के लिए, ठीक है ना। हाँ। तो एक 2 दिन बच्चे आए, काफी संख्या में आए, 10-15, फिर अगले दिन कोई नहीं आया, फिर एक हफ्ते बाद कोई आया, फिर मतलब मुझे फिर बड़ा अजीब से लगा। हमने कहा कि दिस इज द इंसल्ट, है ना, एक तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, लेक्चर तैयार करके बैठे हो, एंड इन लास्ट कोई नहीं है, क्योंकि फ्री है तो बेकार का है ना, तो वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूएबल होता है तो फिर वैल्यू देते हैं लोग। देन आई डिसाइडेड कि देयर शुड बी सर्टेन रूल, चाहे बच्चा एक भी हो चाहे 2 हो, बट वो कंसिस्टेंट करने के लिए, क्योंकि बच्चे तो ये है कि अब वो बच्चे कौन थे, उनकी बात कहानी सुनो, कोई अनअकैडमी ज्वाइन, मतलब फालतू कोचिंग में पैसा दे के बैठे हैं, जहां ऐसे टीचर भी नहीं है। वो तो अनअकैडमी का मतलब है फ्रूट चाट, है ना, फ्रूट चाट की दुकान है, वहां बच्चे जैसे MSc पढ़ रहे हैं, उन्होंने एक स्लाइड बना के अपना डाल दिया, वही पढ़ाए जा रहे हैं, वो उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं करते, मतलब रिसर्च करके जो भी आता है, जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे रिव्यू वर्क से भी हो, दूसरे किताब से स्लाइड तैयार करके देते हैं, उतना तो नहीं होता होगा। सवाल ही नहीं उठता, वो फंक्शन बता, अभी तक उनका खत्म हो जाता सारा हाल। आपको कुछ आइडिया भी नहीं लगता। अगर मान लो कोई प्लांट फिजियोलॉजी के लैब में आप चले गए, वहां पे उन्होंने डिस्कशन कर ही दिया एक चीज, कुछ नहीं बता पाओगे। कल को आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, ठीक है, अब रेगुलेशन पढ़ाना है आपको खुद ही नहीं आता है,
And one thing which is really different from the other institute to your and you, the difference between these two is बोलो बोलो, सुन रहे हो? हेलो, आवाज ही आनी बंद हो गई। हेलो बेटे, आवाज नहीं आ रहा है, फिर से ज्वाइन करो। हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं, आप फिर से ज्वाइन करो बेटा। हेलो, हेलो, yes आवाज आ sir, रही? हाँ, कुछ बोल रहे थे आप बीच में ना, yes sir. इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम आ गया। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि यहाँ तो वो इंटरेक्शन टीचर से ज्यादा होता है और हम अपना जो सवाल है डायरेक्ट पूछ सकते हैं बोल टीचर सकते से। हैं, हाँ वो बिल्कुल। दूसरे में नहीं होता है क्योंकि वहाँ स्टूडेंट लोगों के पास माइक नहीं होता है, सिर्फ वो हाँ लिख ही सकते हैं और इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, अगर सब लिखने में व्यस्त हो गए तो सर पढ़ाएंगे कब और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है देखेंगे कब। राइट तो राइट। इसीलिए सर तो आपका तो ये तो स्पेशलाइजेशन है, ये आप बढ़ा चढ़ा के लिख मतलब वो आप ये इसको स्पेशलाइज करके जाके लोग देख सकते कि इंटरेक्शन हाँ यहाँ होता है जो दूसरे जगह नहीं होता है। हाँ, इंडिविजुअल इंटरेक्शन यहाँ पे होगा। फिजिकल क्लासेस को मैं हाँ इससे बेटर नहीं मानता, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में 60 बच्चे बैठे हैं ना, उनको फटाफट लेक्चर देना हाँ है, उन्होंने बनाया डायग्राम, ये होता है वो होता है, पढ़ के आओ, अगले दिन टेस्ट। ठीक है ना? तो वो उनकी अपनी स्पीड और होती है। यहाँ पे हम हाँ 1 to 1 डिस्कस करते हैं, बात पे डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं, कोई चिंता नहीं है ना? और सर जो बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ही हो तो उनके लिए अनअकैडमी से बेहतर ये है क्योंकि वहाँ वो लोग इंटरेक्ट नहीं कर सकते टीचर से। उनको इतना और सर नॉलेज नहीं होता आप बेटे। आप हाँ ये देखो कि हाँ मैंने पीएचडी क्यों करी, पहले मैं लेक्चरर था पीएचडी के पहले ही। हाँ ठीक है? तो हाँ बहुत लो सैलरी थी और हमने देखा कि बच्चे बहुत सारे अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, तो मैं बहुत ऐसा फील किया कि मुझे थोड़ा हायर स्टडीज करना चाहिए ताकि मुझे एनालिसिस एटलीस्ट आए, जब मैं पढ़ूँ कोई चीज तो एनालिसिस करूँ। जब एनालिसिस किया तो आई लर्न हाउ टू राइट द आर्टिकल्स, हाउ टू राइट द बुक्स, हाउ टू चेक व्हाट इज पैराफ्रेजिंग, व्हाट इज एवरीथिंग आई लर्न। ठीक है ना? सब कुछ सीखा, मैंने सब कुछ हम्म, सीखा, एनालिसिस करना, प्रोडक्शन करना। मैंने कल को मैंने ये भी सोच के रखा था पीएचडी में। पीएचडी में ये था कि जब मैं पीएचडी कर रहा था देयर वाज ह्यूज गैप ऑफ जॉब, है ना? जॉब तो थी ही नहीं मार्केट में, कंपनी हाँ बहुत कम होती थी। तो मैं सोचता था मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, ट्यूशन में तो ज्यादा पैसा मिलता नहीं है ना, बस दाल रोटी चल सकती है, फैमिली चल नहीं सकती, घर बना नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ट्यूशन में। ठीक है ना? तो ट्यूशन में उस टाइम पे भी करता था, बट पीएचडी मुझे ज्यादा ऑप्शन लगा कि चलो यार, ये लेक्चरशिप में 2008 की बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ, इसमें 8000 बहुत होते थे, तो 8000 मुझे मिलता था। ठीक है ना? तो मैं वहां पे करता था टीचिंग, गर्ल्स कॉलेज था, बीएससी के बच्चे बहुत तेज थे दिमाग के, तो इम्यूनोलॉजी में पढ़ाता था। इम्यूनोलॉजी में उन्होंने बड़े धांसू धांसू क्वेश्चन पूछते थे, एनिमल सेल कल्चर और इम्यूनोलॉजी में। तब मैंने पीएचडी स्टार्ट किया, अभी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में। क्यों? क्योंकि मुझे हुआ इंडस्ट्री का थोड़ा चाहिए था कि भाई फर्मेंटर कैसे चलाते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, मीजर कैसे करते हैं, प्योरिटी कैसे करते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मेरे लैब में आ जाओ। हमने कहा क्या कराओगे आप? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करके क्या करूंगा? कल को अगर मेरी जॉब नहीं मिलेगी मैं कहाँ जाऊंगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करके इतनी महंगी लेबोरेटरी कहाँ खोलूंगा? है ना? तो उस टाइम पे लोग कहते थे अमेरिका जाओगे। हमने कहा अमेरिका जाके क्या करूंगा? अमेरिका मुझे नहीं जाना है, मुझे अपनी कंट्री को ग्रोथ करना है, वहां नहीं जाना, क्योंकि वहां जो गया वापस नहीं आया। कहते थे पैसा ज्यादा कमाना है। हमने फिर पैसे का उस टाइम पे ये था कि बस जॉब कैसे लगेगी। हमने कहा मान लो अमेरिका नहीं गए फिर क्या होगा? तो ये सब क्वेश्चन थे दिमाग में, तो आई डिसाइडेड कि आई विल ज्वाइन द बायो इंजीनियरिंग ब्रांच। तो हमने उसमें लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ये सारा टॉपिक पे अच्छे से कवर किया। टीचर भी बड़े जीनियस थे, आईटी दिल्ली के थे, तो बीएचयू में ज्वाइन किए हुए थे, तो काफी अच्छे से पढ़ाते थे सारा कुछ। तो तब मुझे रियलाइज हुआ, देन आई रिटर्न
एटलीस्ट 3 बुक्स, मैंने 3 किताबें लिखी। आज भी तुम्हें देखोगे तो मिल जाएगी अमेजन वगैरह पे। यस सर। बायोकेमिस्ट्री की एक लिखी, एक इम्यूनोलॉजी की लिखी, एक एनिमल सेल कल्चर की। इम्यूनोलॉजी की तो अभी चल रही है, 2 है, एक और लिखी है अभी वो छपने वाली है, बाई नेक्स्ट ईयर आई थिंक फाइनली छप जाएगी, कंप्लीट हो चुकी है। वो है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है हाँ ना, उस सर। पर काफी लिखा है मैंने। मतलब मेरा ये था कि चलो कुछ नहीं मिला तो कुछ तो करेंगे करेंगे क्या। ब्रेन तो बहुत अच्छा था, बट किसी ने मतलब ऐसा गॉडफादर नहीं मिला, कोई टैलेंट पहचाने या उसको प्रमोट करे, कोई एनहांस करे, है ना। तो मुझे फिर रियलाइज हुआ जब 7-8 साल स्ट्रगल किया यहाँ इंडिया में, तो हमने देखा यहाँ पे क्लरिकल टीचिंग होती है, माने टीचर को क्लर्क बना देते हैं, है ना। वो हाँ माहौल सर, नहीं है, रिसर्च का सही माहौल है। नहीं है, एनालिसिस का नहीं है, डेमो नहीं, किताब पढ़ो पढ़ाओ, किताब पूरे देश में एक ही काम चल रहा है, किताब पढ़ो और पढ़ाओ। मैंने कहा ये क्या ड्रामेबाजी है, किताब पढ़ो और पढ़ाओ। अभी देखो जीआरई का टेस्ट होता है, इक्विवेलेंट टू नेट है वो फॉरेन में, लेकिन यस वो सर। अब वो भी कंडीशन हटा दिया, बोलता है सिर्फ लैंग्वेज का टेस्ट दो और आओ रिसर्च लेबोरेटरी में। वहाँ रिसर्च लेबोरेटरी इवेल्युएशन होती है कि आपने वहां कैसे किया। यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजों की पॉलिसी है, बच्चों को जितना टाइम पास करा सको। अभी 11,000 फेलोशिप, 6 लाख बच्चे अगर एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कम से कम 1 लाख बच्चों को तो फेलोशिप दे दे। अगर वो फेलोशिप रहेगी तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं लाइफ में जाएंगे, दौड़ेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम करेंगे, देश का विकास होगा, है ना। तो अब गरीब देश है, तो चाइना ने फिर हमला कर दिया इधर, चाइनीज को कन्फ्रंट करने के लिए सारा पैसा उधर चाइनीज ने फिर और भी दिमाग खराब कर दिया, कोरोना लाके पूरी इकोनॉमी ही 3 साल पीछे चली गई। फिर यूक्रेन रसिया का वार हो गया, उसमें पेट्रोल के प्राइस पे लड़ाई हो गई है ना। तो यहाँ पे तो अब गेहूं चावल बंटने की नौबत आ गई है देश में एम्प्लॉयमेंट की तो बातें छोड़ दो तो गरीब देश करेगा क्या। तो मैं जबकि इस फेवर में रहता हूँ कि आप टेक्निकल स्किल सीखो, चीजों को सीखो, कुछ आइडिया लग जाए तुरंत आप उस पर पेटेंट डेवलप करो, कुछ काम करो। अभी काफी इंडस्ट्री है जिनको आप जैसे बायोफेल में कोई इंटरेस्ट है, तुमने कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया या आइडिया आ गया कि चलो यार ऐसे हो सकता है, तो अब गवर्नमेंट कहती है कि ये भाई अब प्रेजेंटेशन दो, इनक्यूबेट करेंगे। अगर आपकी टेक्नोलॉजी में दम है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायरैक बना दिया है ना, बायरैक दिल्ली में, करेक्ट। कि भाई आप किसी इंडस्ट्री से टाई अप कर लो, अगर वो एग्री हो जाती है फंड देने के लिए तो हम 50% गवर्नमेंट दे देगी फंड उसको इंक्यूबेट करने के लिए, 100% नहीं देंगे। पहले पैसा लेके लोग खा जाते थे, काम होता नहीं था, कागजों पे लिखा दिखा देते थे भाई ये काम हुआ वो काम हुआ। हमारा इंडिया ना एकदम, हम लोग को जैसे तुम लोग की जनरेशन अभी ट्रांजिशन में फंसी हुई है ना, डेवलपिंग और डेवलप के बीच में। हम लोग तो हाँ बिल्कुल सर। ही डेवलपिंग के नीचे वाले में थे। तो अभी भी वही है कि जितने लोग हैं वो अब मोदी के अगेंस्ट में, मोदी के अगेंस्ट की या किसी की पॉलिसी की बात नहीं होती, टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। तो साथ ही दे दो, उसकी पॉलिसी समझ ही लो। वो चाहते हैं कि जैसे हम खाते थे पैसे वैसे ही खाएं, है ना। किसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक पॉलिसी है कि अब एक आईएएस बनी पूजा सिंघल, तो उन्होंने इतने अरब रुपए खा गए लोग, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं बड़े बड़े, सबको खाने की पड़ी है प्रॉब्लम इसलिए। चलो ये देखो, ये वही बात है, ऑक्सीजन डालने पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ने GA20 ऑक्सीडेज को भी इनहेंस किया और GA3, इससे बहुत क्लियर हो रहा है आपको, हाँ सर। ठीक है ना, कि अगर कोई इनहिबिटर भी आप डाल देते हो, हाँ, डीकैप्टेशन इज इक्वल टू एडिंग ए इनहिबिटर। जो अगर कोई इनहिबिटर डाल दिया जो GA20 ऑक्सीडेज और GA3 ऑक्सीडेज दोनों को ब्लॉक कर रहा है, तो ऑक्सीजन डाल के आप इनहेंस कर सकते हो, है ना। तो सिमिलर टू ऑक्सीजन देयर इज ए रेड लाइट जर्मिनेशन। रेड लाइट अगर देते हो, हम देखोगे रेड लाइट में भी जीए रिस्पॉन्स आपका आता है। आइए ग्रोथ, आइए GA20 टू GA1 ग्रोथ, यहाँ पे देखो आप, बहुत ही क्लियर है यहाँ पे, है ना। और आइए एक्चुअल में डिग्रेडेशन को ब्लॉक करता है, जिससे GA8 में डिग्रेड हो जाएगा या GA29 में, बोथ आर डिग्रेडेड जिबलिन।
है ना, देख रहे हो आप? यस यस सर, समझ आ गया। हाँ, अच्छे से नोट कर लो, ये 2001 की डिस्कवरी है, लेटेस्ट। सर ये जो दिखा रहा है GA4 और 1, दैट मीन्स in that say particular GA4 भी state. एक्टिव है, GA1 भी एक्टिव है। Yes. Okay. Okay. GA4 is also active form. Yeah, GA34 is also the inactive form. डिग्रेडेड फॉर्म, G8, G34, G29। हमें एक्टिव फॉर्म याद करना है, इनएक्टिव फॉर्म तो कई हो सकते हैं। नहीं, हाँ इनएक्टिव ठीक है, हो गया। अब ये भी एक क्वेश्चन था, जिसे सेल डिवीजन साइटोकाइन की तरह से फंक्शन करता है जिबलिन, जिबलिन स्टिमुलेट सेल एलोंगेशन एंड सेल डिवीजन। ऐसा क्वेश्चन शायद तुमने देखा भी होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, सिमिलर टू साइटोकाइन विच हार्मोन इज एक्टिव। तो हमने यहाँ पे रीजन दिया है, ये तो बताया है कि दिस इज वेरी सिमिलर टू साइटोकाइन्स इन सेल एलोंगेशन। ऑक्सिन में भी देखा होगा तुमने, सेल एलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है, सेल डिवीजन को। इसीलिए ये सब हार्मोन को सिंथेटिक हार्मोन करते हैं, सिंथेसिस वाले हार्मोन, बायोसिंथेसिस वाले, मतलब स्टिमुलेट करते हैं सेल डिवीजन को, जिबलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, है ना। बट यहाँ पे कौन सा एंजाइम है जो कि काफी इनहैंस हो जाता है, वो है सेट, है ना, जाइलोग्लूकॉन एंडोट्रांस ग्लाइकोलिस, जाइलोग्लूकॉन एंडोट्रांस ग्लाइकोलिस, ठीक है। दिस इज इन्वॉल्व इन जिबलिन wall exchange. Function of XCT may be facilitated to presentation of expansion. Expansion का पहले भी रोल बताया था, ठीक है ना। एक्सपेंशन का रोल बताया था कि दे आर इन्वॉल्व इन द सेल एलोंगेशन, सेल डिवीजन। ऑक्सिन में जब पढ़ रहे थे तो एक्सपेंशन की बात आई थी। एक्सपेंशन को यहाँ भी, है ना, XCT फैसिलिटेट कर रहा है, यानी एक्सपेंशन को फैसिलिटेट कर रहा है, एक्सपेंशन को हेल्प कर रहा है कि आप जाओ और वॉल को डिजॉल्व करो। This is xyloglucon endotrans glycosylase. Xyloglucon endotrans glycosylase. XCTG कह रहे हैं इसको ना, XCGT, Yes sir. XCGTG, glycosylase, glycosylase। देखो ऐसा ना कि एक बात मैं बहुत बिलीव करता हूँ, शायद तुम्हें भी वैसा ही फील होता होगा कि देखो दुनिया तो अपने हिसाब से है ना, लेकिन हम कंफर्टेबल तो हम अपने हिसाब में होंगे ना। हमारी जो सोच है या जो हमारी फिलॉसफी है या जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, अगर हम दूसरों को देख के कॉपी करके उसमें ढलने की कोशिश करेंगे, देन वी विल ब्रेक, है ना। जैसे दूसरे के पैर का जूता हम नहीं पहन सकते, हमें तो अपने लिए ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ अपने हाथ है, अपना एक ड्रीम रखो, अपना एक व्यू रखो, ठीक है ना, अपने एक लाइफस्टाइल सेट करो, और ज्यादा किसी के ना बहुत एडवाइस नहीं सुननी चाहिए। आप जहां कंफर्टेबल हो, आपको जहां लगता है, अगर किसी एडवाइस से कंफर्टेबल हो रहे हो तो दैट्स गुड ना, रास्ता मिल रहा है दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वेरी गुड। अगर नहीं हो रही है, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं हो रहा है, देन चेंज द पाथ, चूज अनदर। हाँ, चूज अनदर। और आप अपना देखो, आप तो बहुत ही बच्चे हो, और मैं देख रहा हूं कि सबकी लाइफ का अलग फार्मूला होता है। लोग अपना एक्सपीरियंस वाला फार्मूला बताते हैं कि आप ऐसे जियो, पर मुझे नहीं सूट करता है वो। पहले जैसे मेरे हॉस्टल में था कि रात भर पढ़ो, मुझे कुछ आउटकम नजर नहीं आता था, क्योंकि 9 बजे के बाद ना बारिश की क्लॉक चेंज हो जाती है, 9-10 बजे के बाद, मतलब 10-11 तक अगर आप सो जाते हो तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू विल राइज इन द मॉर्निंग। अब जो बंदा 12-2 बजे तक जाग रहा है, वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5 बजे उठेगा। तो हमने क्या किया, न्यूरो साइंस पूरी पढ़ डाली, ब्रेन की लर्निंग पढ़ डाली, साइकोलॉजी पढ़ डाली, ठीक है। हमने कोई ऐसी बुक नहीं छोड़ी जो कि मेमोरी से रिलेटेड हो, वो हमने सब पढ़ डाली, मेमोरी, लर्निंग, बिहेवियर, कैपेसिटी, एग्रेसिवनेस। मतलब इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, क्यों, मतलब हमारे पुराने महर्षि लोग कहते थे 4 बजे उठो, है ना, क्यों 4 बजे सारे उठते थे, पूरी हमारी मतलब भारतीय सभ्यता पूरी 4 बजे एक्टिव हो जाती थी। बाकी जितने आए थे मुस्लिम और बाकी जो यूरोपियन कंट्री, अंग्रेज, ये सब सुबह उठ के चाय पीते थे, 7 बजे इनका सुबह होता था मॉर्निंग में और ये चाय पीते थे।
12 बजे तो उनका दिमाग चलता था। ठीक है। और अंग्रेजों ने एक अच्छा किया कि इंडियंस को जगाने के लिए, चूंकि वो लेबर, चूंकि देखा उन्होंने कि 4-5 बजे उठ जाते हैं, तो उन्होंने हर जगह घंटा घर बनवा दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, क्योंकि गाड़ी होती नहीं थी किसी के पास, लोग सूरज देख के अपना काम करते थे, है ना। गर्मी में यहाँ सूरज पहुंचेगा तो 9 बजेगा, यहाँ पहुंचेगा तो 12 बजेगा। तो घंटा घर हमने देखा कि कहीं भी आप चले जाओ किसी भी सिटी में, वहां एक घंटा घर जरूर आपको वर्ड मिलेगा। जहां अगर हाँ सर। अंग्रेजों ने कब्जा किया होगा तो वहां घंटा घर जरूर, घंटा घर जाओगे तो अंग्रेजों आज भी घड़ी, मैक्सिमम घड़ी चल रही है घंटा घर पे, हाँ है ना। तो ऐसा हाँ सिस्टम सर सर। बनाया लोगों के लिए कि वो घंटा बजेगा, लोग उसके हिसाब से अपना जागेंगे। अब मुसलमानों ने 4 बजे उनको फिर डिपेंड चिल्लाना करना शुरू कर पड़ेगा। दिया। हाँ, मुसलमानों ने 4 बजे चिल्लाना शुरू कर दिया, बड़ा डिस्टरबेंस होता था एग्जाम में। चलो अब तो हाँ गवर्नमेंट जान। जागेगी भाई, सुप्रीम कोर्ट जागेगी भाई, अपना जरा साउंड कम कर लो। फिर डीजे वाले, हम्म। शादी किसी की है, परेशान हो रहा है वो जो बेचारा कमरे में अकेले बैठा है। है ना। डीजे पे वो नाच रहे हैं, अरे तुम नाचो थोड़ा, अपने वॉल्यूम अपने लेवल में कर लो, हो सकता है किसी का एग्जाम हो, किसी की तबीयत खराब। तो इंडिया में क्या है कि अब भेड़ वाली वो चल पड़ी, भेड़ चाल। 4 लोगों ने जो कह दिया वैसे ही, बाकी कोई लॉजिकल, पहले लॉजिक होती थी लोगों की। चलो भाई ऐसे कर लो। ठीक है जी। तो एक्सिटी का नोट कर लिया आपने? यस सर। लाइक एक्सिटी जीएस, यस। वो एक्सपेंशन को हेल्प करती, फैसिलिटेट करती, नोट कर लेना। ठीक है ना। अब ये देखो 0 आवर्स में एक्सपेरिमेंट देखो माइटोटिक इवेंट का, 0 आवर्स में, 24 आवर्स में, फिर 48 आवर्स में, 78 आवर्स में काफी हो गया। ये टाइम आवर्स जी अप्लाइड, and then after 24 hours this becomes continuous or you can log and say this is log. तो ये पाया गया एंजाइम को इन्वॉल्व है, यस, एक्सिटी इज इन्वॉल्व इन जिबलिन प्रमोटेड वॉल एक्सटेंशन। एक्चुअल में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ना, सेल डिवीजन में, rather than indirectly involved है। how indirectly involved? because of activation of XCT। अगर XCT गायब कर दें, म्यूटेंट कर दें, तो जिबलिन विल नॉट फंक्शन एज ए फॉर सेल वॉल एक्सटेंशन, है ना। तो इसको साइंटिस्टों ने बड़ा फैसिनेटली इसको हाईलाइट किया कि ये ऑक्सिन जो होता है विद एसिडिफिकेशन, सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी विद एसिडिफिकेशन, लेकिन जिबलिन क्या करता है, अपोजिट करता है। सेल वॉल तो एक्सटेंड करेगा बट विदाउट एसिडिफिकेशन। वहां पे अपना पूरा प्रोटॉन पंप पड़ा था, है ना, कि कैसे आयोनाइज, है ना, आता है, फिर इफ्लक्स होता है, 2 प्रोटॉन के बदले में एक, हाँ, इफ्लक्स वाला हमने ज्यादा पढ़ा था, पिन प्रोटीन पढ़ा था, ऑक्स प्रोटीन पढ़ा था, है ना, कितना ढेर सारा पढ़ा था। यहाँ पे आपका क्या है, PH7 का, हाँ, PH5 PH7 का, PH5 पे एक्सपेंशन एक्टिव होता था, है ना, वो जाकर डिजॉल्व करता था। ये पहला ऐसा है जो विदाउट एसिडिफिकेशन, विद हेल्प ऑफ एक्सिटी। अब ये बड़ा मुझे अच्छा लगा ये ग्राफ, फैंसी, माइटोसिस एंड डीएनए सिंथेसिस, है ना। ये जीए ट्रीटमेंट में कौन सा अच्छा रहा, कौन सी स्टेज एक्टिव रही? ये देखा कि ये क्या है, परसेंट न्यूक्लियाई इन एस एंड G2 फेज। जीए ट्रीटमेंट किया तो एस फेज 10 to 15 आवर्स के बीच में एक्टिव रहा, ठीक है ना। और जो जीवन था वो एक्टिव था लेस देन 5 आवर्स, ठीक है ना। और सेम रहा आपका G2 का, लेकिन एस फेज में वो एंटर कर रहे हैं आफ्टर 10 to 15 आवर्स। इसके बाद सबकी ड्रॉप आउट हो गई, ठीक है ना। तो आप अपना रास्ता बनाओ। देखो अब मैंने अपना बिल्कुल रूटीन ना पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स कर रखा है, उससे मैं बीमार भी कम पड़ता हूँ,
और मुझे पता होता है कि अगर बायोलॉजिकल क्लॉक एक दो दिन डिस्टर्ब भी हो जाता है तो मेरी बॉडी कंपनसेट कर लेती है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक हर बॉडी की इम्यून सिस्टम को, मेमोरी को, लर्निंग को डिसाइड करती है ना। जैसे मैं अकेले कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट कर जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, ठीक है ना। मुझे होता है कि मैं स्काई पे चला जाऊँ है ना। मैं अपने आप को टैलेंटेड फील करता हूँ, अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए। अगर आप अपने आप में इवेल्युएशन में डाउन हो तो एफर्ट करो, ना कि अपना सिस्टम खराब करो। एफर्ट लगाओ, पैसे नहीं है तो पैसे के लिए एफर्ट लगाओ, नॉलेज नहीं है तो नॉलेज के लिए एफर्ट लगाओ, जॉब नहीं है तो दूसरी डिग्री करो, सेकंड डिग्री करो, थर्ड डिग्री करो जिसमें जॉब है। जैसे बायोटेक में बहुत सारे बच्चे कहते हैं जॉब नहीं है, मैंने कहा माइक्रोबायोलॉजी में कर लो, बायोकेमिस्ट्री में कर लो, 2 साल और खराब कर लो, दूसरी डिग्री ले लो, है ना। उसी डिग्री पे क्यों अप्लाई किए जा रहे हो 5 साल से? चेंज द पाथ। नहीं काम कर रहा है, चेंज द पाथ, ठीक ना। तो मुझे देखो प्रिंसिपलशिप के लिए ऑफर हुई बहुत बड़े कॉलेज में, लेकिन वहां बीएड नहीं था, तो आई डिसाइडेड कि आई विल ज्वाइन सम कॉलेज फॉर बीएड, ठीक है। साथ में मैं बीएड भी पढ़ता रहता हूँ उसका, उससे काफी मुझे इनहैंस नॉलेज हुई, पढ़ाना तो कैसे कॉलेज के चाहिए। लिए भी बीएड लगता है? हाँ, कॉलेज के लिए नहीं, भी बीएड लगता है? कॉलेज प्रिंसिपल के लिए बीएड लगता है आजकल तो। फॉरेन में बहुत ओके। डिमांड है बीएड की, अगर आप बीएड कर लेते हो ना और आप यूके जी। जाते हो, जर्मनी जाते हो, कहीं भी जाते हो, कनाडा जाते हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, अगर बीएड की डिग्री है तो इमीडिएटली विल गेट द जॉब। ओके। इवन अभी जो आकाश वगैरह देख रहे हो कोचिंग, नीट हाँ वगैरह सर। की, वो कोचिंग दुबई में चलाते हैं अपनी, और वो ले जाते हैं बीएड के बच्चों को जब बीएड किए हुए, क्योंकि वहां पे सीबीएसई का जो बोर्ड है ना, 22 कंट्री में चलता है सीबीएसई सिलेबस, 12th क्लास का, ओके। नीट का तो नहीं। उसका चलता है सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड में वहां के बीएड वाले नहीं काम आते, या वहां की जो एजुकेशन है नहीं काम आते, वहां के टीचर यहीं से जाते हैं सारे। ये सब जब मैं अप्लाई किया फिर मुझे पता चला, कोई बताता इस इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना। अभी देखो तुम फेसबुक पे चले जाओ, फालतू वीडियो 10 लाख में ले जाएंगे ना। कोई कच्चा बादाम बेच रहा है तो उसके 20 लाख व्यूज भी आ जाएंगे ठीक है, लेकिन कोई एक को नॉलेज नहीं है कि भाई फॉरेन कैसे तो जाते हैं, उस पर वीडियो बना दो, है ना। लेकिन आप जिंदगी कोई वो भी एडुकेशन डालो तो नहीं होगा। कुछ नहीं मिलेगा आपको, हाँ। फालतू वीडियो ज्यादा मिलेंगे, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। और आजकल तो बहुत ही मतलब खाली बकवासी से भरे एडल्ट हुए। कंटेंट ज्यादा आने लगे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो कहीं भी यूट्यूब एग्जैक्टली। पे भी डालो, सब जगह मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि मुझे लगता है या तो दुनिया में नॉलेज नहीं है, या तो नॉलेज सिर्फ बेचने के लिए बनाया गया है है ना। सर कलयुग वो खत्म कोई होने वाला है। कलयुग खत्म हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो रहा है, राम युग आ गया। देखो राम अयोध्या में बन रहा है, बहुत ही विशाल, हाँ मैं तो सर। वहीं वहीं पे बगल में ही घर है मेरा, अयोध्या के। मैं कई अच्छा। बार गया हूँ, बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत ही सुंदर। इतना सुंदर कि मतलब ताजमहल तो इन लोगों ने जबरदस्ती फेमस कर दिया ना, अभी ताजमहल टूटेगा, वहां भी शिवलिंग दबा हुआ है। सोचो 22 कमरे के मंदिर थे सर वो सब तो ताजमहल के वही अंदर, होनी चाहिए। वो उन्होंने हाँ। बंद कर दिया और उस पर ताजमहल खड़ा कर। अरे तुम अलग जगह बना लेते, इतने साले दुष्ट थे कि जहां मंदिर होता था वहीं उनको सारी ब्यूटी दिखाई देती थी वहीं अपनी ड्यूटी लगाते थे, यहीं बनाना। अरे इतनी जमीन खाली थी, बंजर थे, कहीं भी बना लेते, तो उन्होंने सर वो सारे मंदिरों को ज्ञानवापी में तो तोड़। मिला होगा। मिल गया, ज्ञानवापी शिवलिंग में मिल गया, मिला है, हाँ। वो तो खत्म है खेल उसका भी, वहां शिव मंदिर बन जाना हाँ। है। मथुरा में भी वही है, ताजमहल में भी लोगों ने निकाल लिया, आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, ताजमहल में भी करो, सारे ताले तोड़ो मोदी। सर बात ये है कि अब अगर हम दूसरे के जगह में जाके खुद मतलब वो करते हैं, अपना राज्य बनाते हैं, तो उनका भी आदर करना चाहिए, दूसरे का भी। तो वो नहीं नहीं, करेंगे तो अपना क्रिएशन जो है वो कभी ना कभी टूटेगा ही। और यही हो रहा है मुगलों के साथ भी, उनका क्रिएशन भी टूटने वाला है। नहीं, वो तो जिसका विरोध कर रहा है वो हिंदू ही है, वो जबरदस्ती हाँ।
उनके बच्चे ज्यादा ही अब बताओ कि ये जैसे मान लो काम बताइए अगर तुम्हारे इनको पूरा भी है और सिंगल को दबा के काम नहीं पूरा कर रहा हूँ मतलब सिंगल करता हूँ तो वैसे आप सर आवाज पूरा गूंज रहा है आपका। अच्छा अभी घूम रहा है हाँ कहाँ चला गया हाँ अभी ठीक है आवाज अभी देखो अभी क्लियर है हाँ, अभी अभी ठीक है, अभी क्लियर है। एक्चुअली ब्लूटूथ जो एडवांस आया ना ब्लूटूथ पहले 2 चलता था ब्लूटूथ 4 मैंने लगवाया है अपने सिस्टम में क्योंकि वायरलेस चाहिए था ना मैंने पहले वो बड़ा सिस्टम ट्राई किया पता है ऑनलाइन पढ़ाने में मैं तंग आ गया था सिस्टम खरीद के लैपटॉप लिया उसका फिर मैं तार वाला लिया बोया का माइक लिया वो सारा सिस्टम खराब हो गया कुछ काम नहीं सर, इतना ज्यादा नहीं लगता है सर। आप अगर एक अच्छा ब्लूटूथ ले लेते तो नहीं लगता है। मेरा ब्लूटूथ तो चोरी हो गया। मेरा फोन जो था वो ट्रेन में जाते वक्त हाथ से छीन लिया गया लेडीज तो कंपार्टमेंट मैं से। दिखाता हूँ कौन सा मैंने ब्लूटूथ लिया वो भी फेल हो गया यूबीएल का लिया ये देखो देख रहे हो ये लिया ओके 6,500 का हाँ। सबसे एडवांस ये फेल हो गया अगर मैं इसको लगा के करूँ तो जब तुम चली जाओगी तो पता चला कि मेरी वॉइस ही नहीं आ रही इसमें तो फिर मैंने देखो ये सिस्टम लिया ये सबसे बेस्ट है ये भी यूबीएल का है हाँ ये पूरे मंथ चलता है ये देखो हाँ सर, हाँ सर, ये बहुत अच्छा है। नेक बैंड ये पूरे महीने चलता है चाहे जितना मैं 24 घंटे गाना सुनूं खत्म ही नहीं थी बैटरी इसकी और इसका UB4 है मतलब ब्लूटूथ 4 है ये बड़ा बेस्ट है तो हम लोग कल पढ़ेंगे जिबलिन इंसेंसिटिव ड्वार्फ कैसे बनाते हैं जिबलिन डिफिशिएंट म्यूटेंट कैसे बनाते हैं और म्यूटेंट विद कंस्टिट्यूटेड जिबलिन रिस्पॉन्स ये तुम्हें बता देता हूँ अभी से तुम थोड़ा सा देख के आना देखो हम कल क्या पढ़ने वाले हैं ये GA स्पाई GI है ना कैसे बनाते हैं फिर इसका असली ये पाथ में पढ़ने वाला है जो लाइट वाला नहीं हम लोग पढ़ रहे थे कि हाउ लाइट कंट्रोल द जिबलिन एक्सप्रेशन ये सबसे हॉट टॉपिक है समझ लो सबसे हॉट है सबसे हॉट का मतलब क्या है वेरी 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 इम्पोर्टेंट ठीक है ना सर कुछ GAMYB करके कुछ जीन आता है क्या इसमें मतलब जिबरेलिन के टॉपिक में क्या कौन सा जी GAMYB जीन MYB जीन ना यस हाँ ये दिखा तो रहा हूँ ये देखो देखो MIB जीन दिखा रहा हूँ तुम्हें एंट्रेनमेंट में आता है वो ना जो कहते हैं ना ये देखो सीएसआर में पूछा होता क्लॉक जिटर बर्स जीटे बर्स माई भी तुम्हें दिखा ये देखो माई भी रेगुलेशन ऑफ 5B वाया लाइट देखा ना अरे तुम सोचोगी इधर रहेगा प्रेजेंट चलो अब यहाँ तक पहुंची गई तो मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका पूरा एक्चुअल में ये चीज बहुत ज्यादा CSIR में फोकस करता है ये लास्ट ईयर भी आया था उसके पहले भी आया था ये नहीं छोड़ते ये लोग छोड़ते नहीं ये जबकि सबसे सिंपलेस्ट है इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं सिंपल सा है रेड लाइट 5B is synthesized in the cytoplasm right and there is a inactive प्रोटीन जिसको कह रहे हैं PRB ठीक है ना PRB अब ये रेड लाइट में आता है इसलिए PRB कहते हैं फाइकोबिलिन प्रोटीन ठीक है ना तो PR लगा दिया रेड लाइट सेंसिटिव है यानी रेड लाइट में एक्टिव होगा ठीक है ना रेड लाइट जैसे आएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन इसको कहते हैं PFRB हाँ अब लाइट का जो रोल है वो यही है कि रेड लाइट में आपका जिबरेलिन बनेगा ये भी पूछ सकता है कभी भी कि विच लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर 5B रेगुलेशन 5B रेगुलेशन ही आपको बनाता है सारा कुछ तो ये कैसे ट्रांसक्रिप्शन चलता है ये बायोलॉजिकल क्लॉक की बात हम कर रहे थे तो ये यही से जुड़ा हुआ है
कि ये एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर, एक्टिव कंपोनेंट, राइट। यहाँ पे देखो ये एक्टिव कंपोनेंट है, रेड से कर दूं, एक्टिव कंपोनेंट है। फिर ये जाके जो जी बॉक्स को इनहिबिटर है PIF3 डाइमर, PIF3 इज अ इनहिबिटर, इसने ब्लॉक कर दिया जी बॉक्स को। यानी जी बॉक्स को ब्लॉक करने मतलब माई बी नो एक्सप्रेशन, हाँ, नो एक्सप्रेशन, यानी नो रेड लाइट, नो रेड लाइट, नो माई बी एक्सप्रेशन। आप समझ गए, रेड लाइट आया, माई बी एक्सप्रेशन। तो माई बी एक्सप्रेशन इज लिंक्ड विद द व्हाट, LSCB एक्सप्रेशन। LSCB पूरा कंपोनेंट है। LSCB का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटोसिंथेसिस का पूरा एक्टिव कंपोनेंट है। तो लाइट, फोटोसिंथेसिस, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये सारे लिंक है। मैं तो कैसे लिंक में बता देता हूँ, हाँ, कैसे लिंक में बताता हूँ। अब आप देखो, अब TOC जीन एक्टिव होता है सिर्फ लाइट के थ्रू, और TOC जीन जब एक्टिव होगा तब ये LHY और CCA1 का एक्सप्रेशन बढ़ाएगा। दिस रीइंफोर्समेंट रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ एंटेनमेंट। एंटेनमेंट क्या है? सिंक्रोनाइजेशन, बायोलॉजिकल क्लॉक को मैं वही बात कर रहा था कि देखो हर चीज का बायोलॉजिकल क्लॉक है, प्लांट का भी है, एनिमल का भी है ना। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे BSc के बच्चे हैं, पढ़ते हैं, रात भर चैटिंग करते हैं और एग्जाम में फेल होते हैं। ठीक है, तुम क्या चैटिंग करते हो? अब सोशल मीडिया पे चैटिंग का ऐसा नशा है लोगों को कि अब जो वो नशा नहीं कर रहा तो वो सच वाला नशा कर रहा है। कोई चैटिंग का नशा कर रहा है, मतलब टाइम पास कर रहे हो फिर भी सोच रहे हो कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो। ये कैसे? बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा डिस्टर्ब कर दिया। नॉलेज की क्वेस्ट जिसको नहीं है, आई थिंक वो आत्मा ही मृत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि जिसकी आत्मा जागृत है, एक्चुअल में लाइफ का एम रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शिक्षा प्राप्त करना, अपने को लाइटनिंग करना, अपने को नॉलेजेबल बनाना। जब पूरी नॉलेज हो जाएगी तभी तुम, जो कहते हैं ना जीवन की प्यास क्या है? यू आर नॉट हैप्पी, है ना, यू वांट टू बी हैप्पी। तो अगर आपको ये समझना कि यार बायोलॉजिकल क्लॉक प्लांट में भी होता है, एनिमल में होता है, कभी कुछ बोलोगे आप, है ना, लेक्चर, तो आपको ये पूरा सिस्टम याद है कि यस ये देखो अब लाइट आई, अब तुम्हें समझ में आ गया। वहां से नहीं समझ में आता है, वहां से नहीं समझ। लाइट आई, माई बी एक्सप्रेशन हुआ, LSCB एक्सप्रेशन हुआ, ये देखो LSCB एंड मॉर्निंग जीन सारा एक्सप्रेस हुआ। अब हाँ, वो LSCB में दो है, LHY एंड CCA1। ठीक है, LSCB एक्टिवेट होते ही दो एक्टिवेट हो गया। अब ये देखो लाइट की वजह से LHY CCA1 जो था यहाँ पे एक्टिव हो गया। ठीक है, और जो इवनिंग जीन थी TOC वो शट ऑफ हो गई, शट डाउन हो गई। और जैसे ही रात आई तो दिन वाले शट ऑफ हो गए, ये शट ऑफ हो गया और TOC हाई हो गया। TOC हाई हो गया तो LHY CCA1 आ गया। ठीक है, TOC augment the expression of LHY CCA1 which reach maximum level at dawn। शाम को ये मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, बनते बनते जब वो आता है, वो उसका हाई जब कंसंट्रेशन होता है तब वो फिर से वो लाइट, हाँ, नाइट में TOC हाई, LHY CCA1 हाई। ठीक है, अब लाइट आई तो फिर ये एक्टिवेट हो गया, है ना, ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया। ये बना जरूर, एक्सप्रेशन का हाई हुआ, लेकिन लाइट एक्टिवेट LHY CCA1 एक्सप्रेशन है डॉन एक्टिव, तो ये डॉन के टाइम पे हुए शाम को। तो लाइट ने इनको क्या किया? एक्टिवेट द एक्सप्रेशन ऑफ LSCB अनदर मॉर्निंग जीन को एक्टिवेट किया। यहाँ पे लिखा नहीं है, एक्चुअल में मॉर्निंग जीन और LSCB को ये एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड दे आर गोइंग टू शट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ इवनिंग जीन। इवनिंग जीन इज, नोट कर लो, इवनिंग जीन इज TOS1 एक्टिवेटिंग LHY CCA1 जीन। ठीक है, ये दो पार्ट में कर लो, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। सर अभी तो लिखा है मैंने, तो LHCB जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ऐसे देखो, मॉर्निंग जीन LSCB, LSCB एक्टिवेट
किसके द्वारा हुआ? LHY LHY CCA1, और CCA1 के कारण हुआ। ठीक है ना, इसके कारण ये एक्टिवेट हुआ। बस इतना करके बंद कर दो। फिर ऐसे लिखो दूसरा, इवनिंग जीन TOC हाई। ओके सर, तो इसी कारण सवेरे में मतलब जब लाइट आता है तो LHCb के कारण फोटोसिंथेसिस हाँ स्टार्ट होता है। ओके, हाँ, ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी। ये रिलेशन भी ओके स्टैब्लिश हो गया। हाँ ओके सर। ठीक है ना। इवनिंग जीन में दो है, TOC और COC1। TOC1 है। ये एक्टिवेट हुआ किसकी वजह से? ये एक्टिवेट हुआ LHY CCA1 ने इसको एक्टिवेट कर दिया, TOC1 को। CCA1 LHY रिप्रेसेस, अच्छा रिप्रेसेस है, उल्टा है ये। हाँ, ये लो होगा, TOC हाई होगा इवनिंग में। हाँ ठीक है ना, ये हो जाएगा। मॉर्निंग में ये एक्टिवेट कर देता है LHY CCA1 LHCb को। LHCb इज एक्टिवेटेड बाय LHY CCA1। इसका कंसंट्रेशन हाई होता है। LHY एंड CCA1 लाइट जब तक रहता है तब तक ये काम करता है, राइट सर? हाँ, लाइट एक्टिवेट करता है LHY CCA1 एक्सप्रेशन को डॉन में। डॉन में फिर से वो शाम। एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो काम करने लगता है। हाँ, और शाम को जब लाइट नहीं रहता है तो वो काम नहीं करता है, इसके कारण वो दोनों मिलकर TOC1 को रिप्लेस नहीं कर पाता है। इसीलिए TOC1 को मौका मिल जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। हाँ, ये फिर वो मॉर्निंग हुई, आर्गुमेंट करता है ये LHY डॉन और हुआ। CCA1। ओके, हाँ, ये डॉन हुआ, डॉन पे हाई हो गई थी कंसंट्रेशन। मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग में फिर इन्होंने LHCb को, अब इकट्ठे हो गए तो इकट्ठे तो फिर एक्टिवेट कर पाएंगे LHCb को, राइट। ठीक है ना। LHCb एक्टिवेट हुआ तो ये TOC को डाउन कर देंगे। जो TSC का लेवल है वो दिन में घट जाएगा, और जैसे लाइट खत्म हुई, ठीक है, तो इसका लेवल लो हो गया, लो लेवल इन एब्सेंस ऑफ लाइट, तो TOC लेवल इज हाई। हाँ, TOC लेवल हाई नाइट में, TOC लेवल हाई हो गया। TOC लेवल ने एक्टिवेट कर दिया LHY CCA1 के फॉर्मेशन को। ये डॉन आते आते मतलब शाम को एकदम कंसंट्रेशन हाई हो ही जा रहा है, ठीक है ना। TOC हाई है तो इसको एक्टिवेट कर दे रहा है नाइट में, ये इकट्ठा हो जाए, मॉर्निंग में फिर ये काम कर रहा है, मतलब दोनों साइकिल में चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, लाइट कंट्रोल GIP एक्सप्रेशन। कल मुझे यही पढ़ाना था, आज ही पढ़ा दिया। इंस्टेंटिमेशन वो लाइट की वजह से, वो जो बता रहा था मैं, वाइल्ड टाइप और डिफरेंट जीन क्या इफेक्ट है वो कोई ज्यादा वो नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज, हाँ, ये TOC1 इज द, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, विच वन इज द पॉजिटिव रेगुलेटर, विच वन इज द निगेटिव रेगुलेटर, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। TOC1 इज ए पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ LHY CCA1 G, हाँ, जो कि मॉर्निंग में एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और TOC लेवल हाई तो रिडक्शन इन द लेवल ऑफ LHY CCA1। सर ये लिखा है द रिप्रेशन ऑफ TOC1 एक्सप्रेशन कॉजेज प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन लेवल्स ऑफ LHY, यानी कि अगर TOC1 रिप्रेस हो गया तो फिर LHY और CCA1 रिडक्ट होगा, रिड्यूस होगा। हाँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे है ना, LHY CCA1 इनहिबिट कर रहा है इवनिंग जीन को, तो ये भी घटा और ये भी घटा। अब जैसे नाइट हुई तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया एक तरीके से, है ना, क्योंकि इसने सारा तो LHCb में को एक्टिवेट में, इसीलिए कह रहा है कि TOC लेवल विल बी डाउन एज LHY CCA1 विल बी डाउन, क्योंकि मॉर्निंग में दोनों क्रिया हो रही है, दोनों मॉर्निंग में हो रहा है, ऐसे याद रखो। TOC इसलिए हो रहा है क्योंकि मॉर्निंग की बातें हो रही है। मॉर्निंग में LHY जो हाई लेवल पे था वो डिग्रेड हो रहा है, और डिग्रेड होकर किसको एक्टिवेट कर रहा है? LHCb को। अब जैसे नाइट हुई, नाइट में अलग स्टोरी हो रही है। नाइट में क्या स्टोरी हो रही है? TOC हाई, और जैसे TOC1 एक्टिवेट हुआ, ये LHY और CCA1 को एक्टिवेट कर दिया हाई, तो डॉन में इसीलिए ये इकट्ठा हो गया। अब सुबह ये जैसे लाइट पड़ेगी फिर ये एक्टिवेट करेंगे LHCb को। ओके, यही है कहानी। यस।
कहानी वही है, लेकिन समझने की बात है। अब ये सब जरूर तुमने माई भी, मुझे पता है क्यों पूछा, क्योंकि अक्सर तुमने देखा होगा उस पे क्वेश्चन आता है। और ये हम कब हाँ पढ़ते सर। हैं? प्लांट डेवलपमेंट में, हाँ है ना, फोटो रेगुलेशन में। हमने आपको हार्मोन में ही हाँ सारा पढ़ा दिया, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि हार्मोन में लगता भी ये अल्फा अमाइलेज के साथ भी कुछ है इसका। हाँ, ये अब मैंने हमने, बीएससी में जब मेरा, हाँ ये एक्चुअल में चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लॉक का, सिरकाडियन रिदम जिसको बोलते हो। तो मैंने हाँ थोड़ा सा आया था, तो हमने फिर कहा कह चलो रही हूँ इसको भी मुझे। इंक्लूड कर लेते हैं। अब कौन जाएगा वहां पढ़ने? तो एक पंथ दो काज हो गया ना, एक साथ ही पढ़ पढ़ के खत्म यस। करो। एंट्रेनमेंट पढ़ लिया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, लाइट क्या कर रहा है? इनहेंस कर रहा है, TOC1 इफेक्ट, TOC1 जीन LHY-CC1 के एक्सप्रेशन में। TOC1 नाइट में हाई हो रहा है, तो LHY-CC1 भी नाइट में हाई हो रहा है। तो ये हेल्प कर रहा है एक्चुअली इंट्रेनमेंट में, बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने में। ये याद रखना, TOC का एक्चुअल रोल क्या है? एंट्रेनमेंट। तो मैंने एक नोट किया है, कितने जीन इन्वॉल्व हैं आपके बायोलॉजिकल क्लॉक में, नंबर नोट किया। जिसको एक टर्म पूछा ही गया था, जिट जिट बर्स क्या है? क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन विद द इन्वायरमेंट, यानी रात में अलग, दिन में अलग, ठीक है ना। जैसे इंटरनेट, आजकल इंटरनेट एक्टिवेटेड क्लॉक हो गई सबका। हाँ जब सर। कोई इंटरनेट नहीं था, सबकी घड़ी सही होती थी। आज अगर इंटरनेट खराब हो जाए, सबकी घड़ी फेल हो जाएगी, मतलब दिन में 9 बजा देगा, दोपहर में। तो ये समस्या है नेट का। मुझे लगता है नेट का डिपेंडेंट बहुत खतरनाक है फ्यूचर में। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी मैंने देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट फाइटोक्रोम, है ना। तो रेड लाइट में ये भी एक्टिवेट हो रहा है, क्रोमोफोर्स बैक्टीरियल, एंड इसलिए बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग इज देयर। प्लांट में दिस इज ऑटो फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पे लाइट चाहिए फॉस्फोरिलेशन के लिए, ठीक है। क्रोमोफोर इनपुट, फिर ट्रांसमीटर, फिर हिस्टिडीन, हिस्टिडीन के थ्रू फिर वो ट्रांसमीटर हो रहा है, इसलिए 2 सिग्नलिंग पाथ होता है, ठीक है ना। हिस्टिडीन और क्रोमोफोर 2 इन्वॉल्व है, इसलिए 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग करती है। कौन सा? 2 कंपोनेंट। अब अगर आप प्लांट में देख लो, प्लांट में दिखा देता हूं। प्लांट में रेड लाइट आया, क्रोमोफोर, ठीक है। अब एक बार रेड लाइट ने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो ये जो फाइटोक्रोम की हम बात कर रहे थे, फाइटोक्रोम इज इटसेल्फ ए काइनेज, ऑटो फॉस्फोरिलेशन करता है, काइनेज बोलते हैं इसलिए इसको, ठीक है। तो पूछ सकता है कभी कभी कि एक्चुअली में फाइटोक्रोम क्या है? फाइटोक्रोम इज ए काइनेज। तो ये फॉस्फोरिलेशन करेगा किसको? इसको। फाइटोक्रोम इज ऑटो फॉस्फोरिलेटेड ऑन सीरी, है ना। फाइटोक्रोम में फॉस्फोरेट अदर प्रोटीन। अब ये जितने प्रोटीन है उनको फॉस्फोरेट, ये पाथवे हो सकता है। कौन सा पाथवे? प्लांट फाइटोक्रोम फॉलो करता है, ये है थ्रेओनिन काइनेज। फाइटोक्रोम इज ए प्रोटीन काइनेज एबल टू फॉस्फोरेट। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले 5 मिनट ज्यादा लग जाए, है ना, बट जो भी पढ़ेंगे वो जिंदगी की शांति के लिए पढ़ते हैं। जो काम कर रहे हैं हम किसके लिए करेंगे? आत्मा की शांति के लिए। सफलता तो अपने आप दौड़ेगी। एक मुझसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने एक मुझे बहुत लेसन दिया था, बहुत अच्छा। कहता है कि यार जिंदगी में ना भागना दौड़ना नहीं, है ना। कल एग्जाम है, आज जान दे के पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं होता कभी। आप अपने पेस से चलो, एक जैसे चलो, ठीक है ना, एक जैसे चलो। ऐसा नहीं कि कभी तेज चल लिए, कभी सो गए, है ना। बिल्कुल रूटीन फॉलो करो, ठीक है। अपने मजे में पढ़ो। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर से फाइटोक्रोम के विषय में बात करना चाहिए, चलो आज डिबेट करते हैं। तुमने पूछा, पता चला मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं कम से कम पढ़ूंगा तो तुम्हें भी लगेगा यार थोड़ा देखते हैं इसका क्या है। या कोई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे है कि ब्लू एंड फॉरेड लाइट प्रोमोट फ्लावरिंग, क्यों? वाई? अगर आपका दिमाग में, चलो एक क्वेश्चन आ गया, तो आपको याद आ गया कि अरे सर ने पढ़ाया था वो PRPFR वाला, हाँ है ना, कि रेड लाइट में तो ये कन्वर्ट होता है PFR में। तो सिमिलर इफेक्ट है दूसरे लाइट का भी।
लेकिन जैसे ब्लू लाइट देते हैं, ब्लू लाइट या फार रेड लाइट, तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है और ये हो जाता है एक्टिव। एक लड़की है जो उस दिन ज्वाइन की थी थोड़े टाइम के लिए, तो वो ज्ञान दे रही थी कि आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाते। मैंने कहा बेटे +2 के बच्चों को बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, बीएससी और एमएससी के बच्चों को डेटा बहुत होता है, सर बोर्ड पे बोर्ड नहीं से पढ़ा ज्यादा सकते। तो इसमें तो हेल्प होता है बोर्ड में। सारा तो मैं लिख रहा हूँ, राइटिंग भी लिख रहा हूँ, जब कहो बोर्ड कर लूं, फिर आप उतना ही पढ़ पाओगे जितना आपको नॉलेज है, उतना फिर मुझे नॉलेज है, फिर मैं एडवांस कैसे बताऊंगा या कुछ डिस्कस करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि सर क्या बोल रहे हैं। अब रेड लाइट इनहिबिट करता है, क्या इनहिबिट करता है भाई? अभी तो पढ़ा था कि रेड लाइट एक्टिवेट करता है। फ्लावरिंग की बात हो रही है, ठीक है। हाँ फ्लावरिंग, हाँ वही। रेड लाइट, ब्लू एंड फार रेड लाइट प्रोमोट फ्लावरिंग एरेप्टोसिस। ये थोड़ा सा अजीब सा तुम्हें लगेगा, क्योंकि अभी तक जितनी हमने पढ़ी है वो पढ़ी है कि रेड लाइट इफेक्ट को बढ़ाता है, यानी LHCb एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। हाँ। LHCb वो फोटो एक्सप्रेशन, MyB एक्सप्रेशन है ना, इससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर TOC जीन, वो सारा हमने पढ़ लिया, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। ब्लू एंड फार रेड लाइट प्रोमोट फ्लावरिंग एरेप्टोसिस। अब यहाँ पे हुआ क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो रेड लाइट इनहिबिट फ्लावरिंग हियर, एंड एक्चुअली में फाइटोक्रोम सिग्नलिंग में कौन इन्वॉल्व है? साइक्लिक GMP, जैसे ऑप्शन दे सकते हैं, साइक्लिक AMP, साइक्लिक है ना, क्या इन्वॉल्व? साइक्लिक GMP इन्वॉल्व है। ये एक्चुअल में दिस इज द सेकंड मैसेंजर फॉर जिबलिन सिग्नलिंग। तो जिबलिन सिग्नलिंग की भी बात आएगी, तो उसमें कहीं पे सेकंड मैसेंजर के रूप में साइक्लिक AMP इन्वॉल्व है, कहीं पे कुछ और इन्वॉल्व है, यहाँ पे साइक्लिक। इफेक्ट ऑफ रेड लाइट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कैन बी रिवर्स्ड बाय बताओ, ब्लू लाइट, ब्लू लाइट एंड हाँ ये वही है जो अभी हमने पढ़ा। देखो जी प्रोटीन है ना, जी प्रोटीन मेडिएटेड सिग्नलिंग है, वही है। रेड लाइट PFRA फास्फोलेट हो गया, ऑटोफास्फोलेट हुआ, फिर चला गया साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे डिटेल देखो, यहाँ पे लाइट रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन, PFR डायरेक्टली नहीं जा रहा है, लाइट ने SP, ये पूछा हुआ है सर, ये कई बार पूछा हुआ है। लाइट एक्चुअल में किसको एक्टिवेट कर रहा था? SP1, COP1 का भी पूछा हुआ है कि COP1 का इफेक्ट लाइट पे क्या होता है, वो हाई होता है या लो होता है? तो एक्चुअल में COP1 लाइट के इफेक्ट में चला जाता है बाहर न्यूक्लियस के, क्योंकि वहां पे फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे डार्क आती है ये वापस आ जाता है, यानी इसी सिंक्रोनाइजेशन को या बायोलॉजिकल क्लॉक को ये मेंटेन कर रहा है, कौन? कॉप। बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन मेंटेन कर रहा है? कॉप। क्योंकि डार्क में ये वापस आ गया, डार्क में जब वापस आया तो इसने Hi5 जो इनहिबिटर है, ठीक है, उसको एक्टिवेट किया। डार्क में क्या हुआ? Hi5 का डिग्रेशन हुआ, जबकि यही लाइट में, अब यहाँ पे कॉप था एक बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी COP1, ये फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लॉक का रेगुलेटर हो गया, दूसरा Hi5 हो गया। Hi5 लाइट में चला जा रहा है न्यूक्लियस में, ठीक है ना, जबकि डार्क में खुद डिग्रेड हो जा रहा है, ठीक, खुद डिग्रेड हो जा रहा है। और Hi5 अगर डिग्रेड हुआ तो क्यों हुआ? बिकॉज प्रोटियोसोम एक्टिव हो गया, प्रोटियोसोम फॉर्म बाई कॉप डेट फर्स्ट। समझ में आ गया कि लाइट कैसे पूरा एक्टिवेट कर रहा है? ये अकेले नहीं एक्टिवेट कर रहा है डायरेक्टली, ये COP1 और Hi5 के हेल्प से कर रहा है। तो COP1 डार्क में आएगा और Hi5 डिग्रेड हो जाएगा डार्क में, ठीक है। और लाइट में अगर आया, लाइट में बाहर चला गया, लाइट में कोई रोल ही नहीं है, ये बाहर चला गया। COP1 का जरूर लाइट है, लाइट में रोल है, क्योंकि डार्क में Hi5 को एक्टिवेट करेगा। और अगर मान लो सुबह हो गई और Hi5 है तो फिर ये इंड्यूस करेगा लाइट रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन। लाइट रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन ये कैसे कर रहा है देखो, लाइट, दूसरी लाइट आ गई, रेड लाइट, PRB लाइट ने PIF3, मैंने बताया था ना MyB वाले जो इनहिबिटर्स हैं, तो PIF3 को हटा दिया, उसने बाइंड कर लिया, यहाँ पे बाइंड कर लिया तो फिर MyB एक्सप्रेशन, LHCb,
फिर NDPK2। अभी आपको देखो पूरी साइकिल कितनी इजीली समझ में आ रही है। अगर आपने वो पहले से नहीं पढ़ा होता माई बी LHC की एक्सप्रेशन, तो ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आना, है ना। तो साइक्लिक GMP एक सेकंड मैसेंजर है, ये पूछ सकता है। और दूसरा मैसेंजर है कैल्शियम। कल बोली थी। हाँ, ये भी लाइट रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो अच्छा लगा, मस्त ये मजा आया। ये सर ये जो चार्ट है मतलब जी प्रोटीन का, ये कल भी पढ़ाएंगे ना सर फिर से? क्यों, ओके रोज ही पढ़ोगी? सर, ये है ना, क्योंकि मुझे ये समरी फिर इसकी से है। सुनना नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होती है, रिकॉर्डिंग सुन लेना, है ना। ओके ओके पाठ्यक्रम मुझे लास्ट टाइम रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग क्यों होती है बेटे? इसीलिए होती है कि आपको, अब मैं 10 बार बोलूंगा वो मेरी एनर्जी रिकैपिचुलेट खर्च कर। होगी, है ना। आप जितनी हाँ मर्जी दौड़ा के आगे पीछे करके देखो। पाठ्यक्रम दो हाँ तरह का वो होता है, टाइप 1 टाइप 2, ठीक। और टाइप 1 5A abundant in ethylated tissue, टाइप 2 लो एक्सप्रेशन इन लाइट, 5B, C, D, E हमेशा लो एक्सप्रेशन होगा। हाई किसका होता है? 5A का, इटिलेटेड टिश्यू, ये का है ना। होता है टाइप 1 में। फिर ये सब पढ़ा दिया मैंने, हाँ ठीक है। सर। अब कल से हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। ये सब वोटिंग वोटिंग सब अच्छे समझ में आ गया, मतलब पूरी किताब लिख सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि बेटे आप इसी पे आर्टिकल लिख डालो, ठीक है, तो हाँ आप लिख लिखोगे। सकते हो सर। हाँ सर हाँ, अच्छे से लिखो, रिसर्च आर्टिकल लिखो, है ठीक है ना, सर। कि एप्लीकेशन ऑफ या रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन ऑफ जिबरेलिन। तो इससे दोनों फायदा होगा आपको, इंटरेस्ट भी है, पहले से नॉलेज भी है, आपको कंट्रोल पढ़ाई भी रहेगा। हो जाएगी। कंट्रोल रहेगा ना कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या लिख रहे हो, आप रिकॉल हाँ करोगी वो जीन ऐसी थी वो खाली सेल सिग्नलिंग पे लिखो, सबसे टफ ठीक है टॉपिक, सर। ठीक है ना। तो आप पूछ रहे थे, आपका भी हो गया, कल पढ़ेंगे। अभी इस पे चूंकि ये समरी वाले हैं जैसे अनअकैडमी वाले पढ़ाते हैं इसको थोड़ा आउट डेप्थ में डाल दूंगा, इसे दिखा दे रहा हूँ। देखो अभी इसमें समरी वाले हैं, मैं रिसर्च वाले पढ़े नहीं है, रिसर्च वाले पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय ठीक बाय, है गुड नाइट। थैंक यू सर।